नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज लोकतंत्र में हम बातचीत करेंगे क्या वक्त के बाद अब यूसीसी की बारी है। जी हाँ, मई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके 1 साल पूरे होने वाले हैं, तीसरे कार्यकाल का। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर रहा। विपक्ष ने दावा किया था कि इस बार केंद्र सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। अब बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। केंद्र सरकार ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि अब उसका लक्ष्य क्या है। इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बड़ा संकेत दिया है। पार्टी ने कहा कि अब यूसीसी की बारी है। बीजेपी प्रमुख चुनावी वादों में से एक प्रमुख मुद्दा यूसीसी को लागू करना भी है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों को दिखाया गया है। वीडियो में बताया गया कि विपक्ष का कहना था कि यह कार्यकाल कमजोर होगा और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठाए हैं। वीडियो में सरकार के कई बड़े फैसलों का भी जिक्र है। मोदी 3.0 में आखिर क्या क्या हुआ और किन किन चीजों का इस वीडियो में जिक्र है, वह भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बीजेपी ने वीडियो में कई अहम फैसलों का उल्लेख किया जो मोदी 3.0 की सफलता को दर्शाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, चोकसी की गिरफ्तारी, पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में पकड़ा गया है। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तब्बू राणा को भी भारत लाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ की, इसका भी जिक्र है उसमें। वक्फ संशोधन बिल, संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, अब यह कानून बन गया। इसके साथ ही चुनावी जीत, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता हासिल हुई। वहीं आतंकवाद भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी सरकार इस पर कोई बड़ा कदम लेकर राजनीतिक बढ़त जरूर ले सकती है। बहरहाल यूसीसी की बारी है। क्या यूसीसी पर मुस्लिम समुदाय का विरोध जायज है? क्या उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल देश का यूसीसी मॉडल बनेगा? क्या इससे बीजेपी को चुनावी बढ़त मिलेगी? एक बात और साफ है, कांग्रेस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अपनी चुनावी उपलब्धियों में शामिल करके बीजेपी ने अपने सियासी एजेंडे को भी साफ कर दिया है। तो क्या वक्फ के बाद अब बारी यूसीसी की है? और क्या अब यूसीसी जो पहली बार उत्तराखंड में लागू हुआ है वह अब पूरे देश में लागू होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी के बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे। तो यह बड़ा सवाल, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो गया है और अब इसको लेकर एक वीडियो जारी हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इस अहम सवाल के साथ ही अपने इस चर्चा को हम शुरू भी करेंगे कि क्या वक्फ के बाद अब यूसीसी की बारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ चुकी हैं। वहीं हमारे साथ मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। कमलेश जी, बात हम करेंगे वक्फ की। वक्फ की बात हो गई पुरानी, अब वह हो गया कानून। इसीलिए अब उससे एक कदम आगे जो आपकी सोच है और जो वीडियो आपने जारी किया है जिसमें मोदी 3.0 की आपने उपलब्धियां तो गिनाई है, एक बड़ा संकेत भी दिया है कि क्या जो उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ था भारत के प्रथम राज्य के रूप में यूसीसी लागू करने का, क्या वह बारी समूचे भारत की है?
क्या यह रास्ता अब साफ है और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अब भारत में भी लागू हो जाएगा? इसी पर सबसे पहले ओपनिंग प्रतिक्रिया आपसे, रमन जी। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सामाजिक न्याय और लोकतंत्र मजबूत, यानी कि संविधान पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो लोगों से वादे करती है, जो जनता से चुनावी वादे करती है, उनको पूरा करने के लिए हमेशा संकल्पबद्ध रहती है। और उसी को लेकर के केंद्र की सरकार हमेशा ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम करती है। उसमें हम किसी भी निर्णय की अगर बात करें, जो पिछले टर्म में भी उन्होंने निर्णय लिया है वो भी बहुत ऐतिहासिक है, और जो अब इस समय निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी बहुत ऐतिहासिक होने वाले हैं। हम किसी भी अगर अभी जो हमारा वक्फ बिल संशोधन बिल जो आया है उसको लेकर जिस तरीके से गंभीरता दिखाने का काम किया, उसको लेकर के जिस तरीके से उसमें संशोधन हुआ, मुझे लगता है कि देश के जो हमारे रहने वाले जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनके बच्चे इतने वर्षों तक हर चीज से जो है पिछड़े रहे, आज कम से कम जो वक्फ बोर्ड जिसमें संशोधन हुआ है उसमें हमारे मदरसे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके तहत उन बच्चों को उनका अधिकार मिलेगा, उन गरीब माताओं को उनका अधिकार मिलेगा, जिनके लिए वो संपत्ति है उनको वो संपत्ति मिलेगी वक्फ बिल संशोधन के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं। और अभी क्योंकि आपने एक डिबेट ये रखी है वक्फ बोर्ड पर, क्या देश के अंदर जो हमारा यूसीसी आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में हमारा पहला राज्य ऐसा बना जो यूसीसी बना, जिसमें और यूसीसी को लेकर के एक भ्रम की स्थिति भी मुझे लगता है कि लोगों ने पैदा करने की कोशिश करी कि कई लोगों ने कहा कि ये तो एक विशेष धर्म के लिए है, कई लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने अपनी, जैसे होता है कहते हैं कि राजनीतिक रोटियां भी सेकना जरूरी होता है उन लोगों को, तो उन लोगों ने ऐसी भ्रम की स्थिति लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश करी। लेकिन आज माइनॉरिटी का हमारा जो व्यक्ति है, जो हमारा वोटर है, जो इस देश का नागरिक है, जो इस प्रदेश का नागरिक है, वो अब शिक्षित है। और नहीं, वो तो आप ठीक बोल रहे हैं। भ्रम की स्थिति यूसीसी को लेकर जो आपने बताया वो तो ठीक है। वक्फ को लेकर के भी अब कानूनी अड़चने काफी हैं, मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते ही हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि पहले कोई भी फैसला ले लेने या कानून बनाने से पहले जो होमवर्क करना चाहिए वो बाद में ना करना पड़े, जैसा कि अब आप भी कर रहे हैं, पैम्फलेट्स का सहारा लेकर के लोगों को खूबियां बताने के लिए आप उतर रहे हैं वक्फ की। क्या यूसीसी को लेकर पहले खूबी बता दीजिए, उसके बाद कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं या कानून बना दीजिएगा पहले? नहीं, देखिए, जिस समय हमारा यूसीसी उत्तराखंड के अंदर आया और वो अन्य प्रदेशों में गया, सभी ने उसका संज्ञान लेने का काम करा और उसकी सराहना भी करी। तो मुझे लगता है कि जो अन्य राज्य हैं उन्होंने भी इस हमारे उत्तराखंड के यूसीसी को अपने यहाँ जिस तरीके से लागू करने के लिए उन्होंने भी पहल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं, वो भी उन्होंने भी कमेटियां बनाई है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का यूसीसी, और अब जब देश के अंदर यूसीसी आएगा तो देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान जब अधिकार मिलेगा, मतलब रमन जी साफ बता दीजिए कि अब भारत की बारी है, भारत की बारी है अब यूसीसी को लेकर। मुझे एक बात कही कि आपने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में बिल लाया वो एक विचाराधीन हो गया हमारे न्यायालय में, आपने अभी पूछा तो उसमें जो भी अड़चने होंगी, जो भी, क्योंकि हम न्यायालय का आदर करते हैं, अपने संविधान के अनुसार चलते हैं, तो उसमें जो भी अगर कुछ लग रहा होगा कि हमारे चाहे जनहित में अगर कोई कहीं से हल्का फुल्का भी अगर कुछ कमियां होंगी तो उनको सुधार करने का काम किया जाए, क्योंकि ये जनहित के लिए है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये लोक कल्याण के लिए। ओके। डॉक्टर प्रतिमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी, देखिए, ये जो वीडियो साझा किया गया है, हालांकि बात उपलब्धियों की जाए तो वह गिनाने के लिए ही साझा किया गया है, लेकिन तंज आपके ऊपर कसा गया है कि आप लोगों ने 2024 के आम चुनाव के बाद कहा था यह तो एक तरह से कमजोर सरकार है, टिक नहीं पाएगी, गिर जाएगी। इसको धता बताते हुए सरकार बोल रही है हम पूरे मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए क्या धड़ाधड़ स्ट्रांग फैसले ले रहे हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि आप तो कह देते हैं, आरोप लगा देते हैं और सरकार रिएक्ट में इतनी तेजी से काम करती है कि फिर आप ही को घेरती है? खैर, आप भी अपना ओपनिंग कमेंट नहीं दीजिए। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, एक भी ऐतिहासिक निर्णय गिनाए नहीं है, चाहे वीडियो की बात करूं या पैनल में बैठे प्रवक्ता की बात करूं। वक्फ बिल कोई आपका ऐतिहासिक फैसला नहीं है, और वक्फ बिल पे अभी जब आपने चर्चा की तो इन्होंने कहा कि
भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का आदर करती है, संविधान का सम्मान करती है। जब ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से निकलती हैं तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संविधान का सम्मान करना तो छोड़िए, जो संविधान का के रक्षक कहे जाते हैं, जो है प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उस सर्वोच्च न्यायालय तक के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से इनके नेता नहीं चूकते। आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, 2 दिन पहले की ही घटना है, जब सुप्रीम कोर्ट इनके ऐसी बातों को, ऐसी मंशा को भाप जाता है कि ये नागरिकों के अधिकारों का हनन करने का कार्य कर रहे हैं और इन्हें आईना दिखाने का कार्य करता है, तो ये उसके खिलाफ भी आपने देखा कि किस तरीके से निशिकांत दुबे हो गए या इनके अन्य जो है सांसद और नेतागण हो गए, उन्होंने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का कार्य किया, और ये कहते हैं कि ये संविधान पे भरोसा करते हैं। रही बात ऐतिहासिक निर्णय की, तो एक भी ऐतिहासिक निर्णय नहीं लिया गया और कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा आप कमजोर हैं या क्या है, आप बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, यही वजह है एक भी निर्णय अब तक नहीं लिया गया। रही बात वक्फ बिल की, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल की वजह से माइनॉरिटीज के बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन्हें वक्फ की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, ये वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सरकार की जो नजरें हैं, सरकार की नजरें हैं वक्फ की प्रॉपर्टी पे, और ये भाजपा है, ये कभी भी लोक हित में कोई कार्य नहीं करती जब तक इनका खुद का जो हित है वो उसमें जो है निहित नहीं होता। और जिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जो है विपक्ष होने के नाते हमने अपना विरोध दर्ज करने का कार्य किया, उन्हीं मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इनके जो बिंदु हैं उन पे यथास्थिति बनाने का जो आदेश दिया है। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दे उठाती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब इनके जो है सरकारी वकील ने कहा कि भाई आप ये जो लॉ बन गया आप इस पे कैसे इंटरवीन करेंगे, भाई आप तो सुप्रीम कोर्ट है, आप तो कोर्ट है, आपका काम तो जस्टिस देना है, तो उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। जब हमें दिखेगा कि आप नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और वो संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक की आपको दिए गए हैं, अब हम हर चीज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, और उन्होंने हस्तक्षेप करने का कार्य किया है। अब ये अमेंडमेंट बिल के अलावा एक भी ऐतिहासिक फैसला अगर हो तो मुझे लगता है, और मैं देख रही थी कि उस ऐतिहासिक फैसले में बड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ कि उस ऐतिहासिक फैसले में है कि ईडी ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। बिल्कुल है वो फैसला है, क्या ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले से देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। नहीं, वो क्यों किया गया, नहीं आप प्रतिमा जी आप ठीक कह रही हैं, आपने जो पॉइंट उठाया ना उसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। समझ गए प्रतिमा जी, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। वो क्यों उठाया गया है इसका तो रमन जी से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। रमन जी इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उसके साथ एक छोटा सा सवाल भी एड ऑन कर देते हैं कि देखिए उपलब्धियां तो आपने गिनाई, ठीक है, आपकी सरकार आपका कार्यकाल उपलब्धि आप गिनाएंगे, लेकिन उस वक्त लोग सोचने लगते हैं कि आपने टारगेट भी किया है विपक्ष को, मतलब एक तीर से 2 निशाने हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस का भी जिक्र कर दिया, सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट को भी आप उपलब्धि मान रहे हैं, चोकसी की गिरफ्तारी जो भारत से दूर है बेल्जियम में हुई है वह भी आपने उपलब्धि के तौर पर गिनाई है, और जिस ओर जिक्र किया रॉबर्ट वाड्रा साहब का प्रतिमा जी ने, ईडी ने जो उनके ऊपर पूछताछ की, शिकंजा कसा, उसको भी आपने उपलब्धियों में गिनाया। ऐसे बहुत सारे चीज है, कुछ उदाहरण हमने आपको दिया, ये भी बता दीजिएगा इसके पीछे क्या मंशा है। रमन जी देखिए, कांग्रेस तो वो चीज है जब राणा देश के अंदर आते हैं तो ये उसकी पैरवी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये तो कांग्रेस का चरित्र है। आज जब हमारे पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया तो वहाँ पर वाड्रा कहते हैं कि हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम है इसलिए वहाँ पर जो है इतना बड़ा हमला हो गया। तो ये किस तरह की बचकानी हरकतें कांग्रेस के नेता या उनके दामाद करते हैं ये सबको भली भांति और पूरा देश भी देख रहा है। और हमने जो इस देश को सौगात देने का काम किया है, हमने जो नागरिकों की सुरक्षा का जो काम किया है, हमने जो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों को अधिकार देने का काम किया, उसमें इन्होंने कहा कि हमने क्या अधिकार दिए। क्यों भाई, आप तो बरसों तक ये कहते रहे कि महिलाओं को अभी दे रहे हैं आरक्षण, अभी दे रहे हैं आरक्षण, अभी दे रहे हैं आरक्षण, लेकिन उसको राज्यसभा लोकसभा में पास तो मोदी जी ने करा दिया। फिर आपने कहा कि आपने कहा कि पिछड़ों को हमने क्या दिया। अरे भाई, हमने पिछड़ों को भी अधिकार देने का काम किया, उनको भी आरक्षण की स्थिति में लाने का काम किया। आप तो केवल और केवल जाति के पीछे रहते हैं, जाति जनगणना हो, ये काम रह गया है इनका, जाति धर्म में बांटने का।
और भारतीय जनता पार्टी का काम है पूरे देश के हर नागरिक को एक वर्ग में लाना, इंसानियत की तर्ज पर लाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है और इसीलिए इस ओर काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो है नेशनल हेराल्ड वाला जो अभी इन्होंने मामला बोला, वो कब का मामला है? 2012 का। 2012 में उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा वाली बात कही थी। नेशनल हेराल्ड तो आप ही ने साझा किया है। हाँ जी, बोलिए। 2013 में याचिका, किसी जनहित की याचिका को न्यायालय ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद ये मामला चला। ये बार बार इसी चीज, अरे भाई आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप करोड़ों करोड़ रुपया डकार जाते हैं, हिसाब नहीं देते, आप कहते हैं हमने कर्मचारियों को दिया तो बताइए ना। ठीक है, समझ गए। इतना बड़ा अगर घोटाला करेंगे, उस पर अगर ईडी जाएगी तो आप कहेंगे कि ये तो जी सरकार। ठीक है, नहीं रमन जी, आपने जो समझाया है ठीक है, वो समझाया, लेकिन क्या वो प्रतिमा जी भी समझ पाई हैं? आप उंगली उठा रही हैं, बेकरार है कुछ कहने के लिए, कहिए प्रतिमा जी, समझ पाई आप? देखिए समझने की तो फेर मुझे लगता है भाजपा को बहुत होती है और समझने की आवश्यकता भी है। 2013 नहीं, 2012 में आपके ही खुद के जो है नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है याचिका ईडी में दायर करने की, इलेक्शन कमीशन लेके गए थे वो इस शिकायत को। इलेक्शन जब कांग्रेस पे एक मिनट रमन जी, हमला रमन जी आ रहे हैं, आप भी बोलिएगा। एक मिनट प्रतिमा जी, प्लीज 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 प्लीज, आ रहे हैं रमन जी, आपके पास भी आएंगे फिर काउंटर लेने के लिए। बोलिए प्रतिमा जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इलेक्शन कमीशन में दायर की थी, इलेक्शन कमीशन ने इसमें तथ्य नहीं थे इसलिए वापस कर दिया। इन्होंने ईडी लेके गए, ईडी ने भी 2015 में कहा कि इसमें तथ्य नहीं, हम वापस लेते हैं। वही ईडी डायरेक्टर बदलने के बाद, जब उस ईडी के डायरेक्टर बदल दिए मोदी जी ने, और डायरेक्टर बदलते ही जो है उस ईडी को जिसमें तथ्य नजर नहीं आ रहे थे उसमें तथ्य आने लगे। और ये 2015 की बात मैं कर रही हूँ, 2015 में तथ्य नहीं आ रहे थे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। नहीं, पूरी बात मुझे कर लेने दीजिए, बड़े सवाल किए इन्होंने, बड़ी झूठी बातें। बोलिए बोलिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है प्रतिमा जी, कोई नहीं रोक रहा है, आप बोलिए। हाँ रमन जी सुन लीजिए, एक मिनट रमन जी सुन लीजिए, फिर आप भी बोलिएगा। एक मिनट प्लीज। हाँ बोलिए प्रतिमा जी, जल्दी से बोलिए। इन्होंने कहा कि राणा की पैरवी की, किसने राणा की पैरवी की, किसने उसको कांग्रेस के लोगों ने करी है। जैसे वो भारत में पहुंचे आपने उसकी पैरवी शुरू कर दी। ठीक है, एक मिनट प्लीज, मैं आप लोग दोनों से निवेदन करता हूँ, आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, हम समझ गए, आप लोग दोनों की बात समझ गए। इस बीच हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब, एक मिनट माफी चाहते हैं, मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप अध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के। एक मिनट प्रतिमा जी। मुफ्ती साहब देखिए, वक्फ के बाद क्या अब यूसीसी की बारी है? एक मिनट मैडम, आप लोग दोनों प्लीज, आ रहे हैं आप दोनों के पास। एक मिनट प्रतिमा जी। मुफ्ती शमून कासमी साहब, वक्फ की बाद क्या अब यूसीसी की बारी है? वही यूसीसी जो उत्तराखंड में ऑलरेडी कानून बन चुका है, क्या पूरे देश में बनेगा? और आप चूंकि कहते हैं कि इससे मुस्लिमों का अहित नहीं हुआ है, हित हुआ है, तो क्या वक्फ को लेकर के भी आपकी वही राय है? और क्या भारत में जब यूसीसी लागू हो जाएगा समूचे भारत में, तो भी आपकी वही राय रहेगी कासमी साहब? हाँ, मैं सबसे पहले तो बड़ा मन नहीं बल्कि विचलित नहीं बल्कि बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है जी कि जो कश्मीर में इस घटना की मैं निंदा ही नहीं, मैं इस सरकार से और जो सरकार कश्मीर में है उनसे मेरी एक निवेदन है कि इन आतंकियों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने जो हमें दुखी किया है और पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है, मैं उस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो हमारे उसमें हताहत हुए हैं, शहीद हुए हैं, मैं तो उन्हें शहीद मानता हूँ जी। और उन आतंकवादियों की भर्त्सना के साथ कहना चाहता हूँ, उन्हें एक ऐसी सजा मिले कि जिससे उनकी ये जुर्रत न हो सके, जो उन्होंने खास तौर से जो धर्मों का अपमान किया है वो अति निंदनीय है और सजा उनके लिए बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ ठीक कि देखिए, जो आज जो कल कश्मीर की ये घटना है, आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ तो आपको मैं बता दूं कि धर्म का जो मार्ग है वो कहीं भी किसी भी जगह सरकार या सरकार के कार्यों से नहीं टकराता। धर्म एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को प्रगति की तरफ ले जाता है। अच्छी बात है, अपनी जगह है कासमी साहब। अब तो धर्म को लेकर ही राजनीति हो रही है। कांग्रेस कहती है भारतीय जनता पार्टी को आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब इसमें आप बता दीजिए।
मैं वही कहना चाहता हूं कि अब आप देखिए कि 1947 के बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ा कार्यकाल मिला। हाँ, लगभग 60 साल के अंदर अगर इनकी नीयत अच्छी होती और ये देश के तमाम वर्गों के साथ इनका अच्छा बर्ताव होता तो ऐसा नहीं होता। मैं सबसे पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को साधुवाद, बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने उनका साहस, उनका विजन, जो उन्होंने उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, आज पूरा देश उनका अनुसरण कर रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य के तमाम जो नागरिक हैं, जो यहाँ के वासी हैं, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे प्रदेश से एक ऐसे कानून की शुरुआत हुई है जो किसी के लिए अहितकारी नहीं है, सबको साथ लेके चलने वाला। ठीक है, अभी बता दीजिए, जो आप धारणा रखते हैं यूसीसी को लेकर, वही सेम आपकी धारणा वक्फ को लेकर भी है? खुश हैं आप? हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बधाई के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय हमारे किरण रिजिजू जी, कि जिन्होंने एक साथ विजन के साथ आज एक एक्ट बन चुका है। मैं आपको ये जो मैंने पहले कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर तमाम अब तक के जो बोर्ड थे 2014 से पहले तक, वो सब कांग्रेस के जमाने में गठित हुए। कासमी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं, कुछ सवाल है प्रतिमा जी के मन में, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है, शायद आपसे पूछना चाह रही हैं, कुछ बताना भी चाह रही हैं। जल्दी से प्रतिमा जी, मैं उनको रोक के आपके पास आया हूँ, बोलिए। कोई सवाल नहीं पूछना है मुझे, उन लोगों से कोई सवाल नहीं पूछना होता। तो बैठे ऐसी कुर्सी पे होते हैं जहाँ पे उन्हें राजनीतिक भावना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो राजनीति से ग्रसित होते हैं। मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछना है, मुझे अपनी दो बातें कहनी है, क्योंकि मैं अगर वो नहीं कहूंगी, हाँ बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने अभी कहा कि राणा के मुद्दे पे पैरवी करने का मतलब समझिए मैडम। पहले पैरवी करने का मतलब ये है कि हमले के बाद हमने इंटरनेशनल लेवल पे डेमोक्रेटिकली जो वार्तालाप होती है वो जारी रखी, तब जाकर के उनका एक्सट्रेडिशन भारत में हुआ। इसे कहते हैं पैरवी। एक दूसरी पैरवी जो आप कह रही है कि हमने यहाँ पे इनकी पैरवी की, ये आपने हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें यहाँ आ रहे हैं रमन जी, अब आप ही के पास आएंगे। प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री मंचों से खड़े होकर कहते थे कि देश में ओबीसी का सम्मान नहीं है, मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, इसलिए आप मुझे चुनने का कार्य करें, ये कहते थे आपके प्रधानमंत्री। और अगर आज राहुल गांधी जी ओबीसी और जो है जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? ठीक है, ये सवाल आपने पूछ लिया रमन जी। ठीक है प्रतिमा जी, समझ गए। समय का अभाव है, सबको वक्त देना होगा। रमन जी, जो उन्होंने पूछा, आपको जो कहना है कह दीजिएगा, लेकिन उसके साथ यह भी बता दीजिएगा कि क्या जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या जो आतंकवाद है, क्या वह भी संभावित चुनावी मुद्दा बन सकता है? रमन जी। नहीं, देखिए, जो हमारे जो आतंकवाद के जो हमले हैं, अगर उनको चुनावी मुद्दा बनाए, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के ऊपर हमला करे, हमारे नागरिकों के ऊपर कोई हमला करे या उन लोगों को कोई मारने का काम करे, गोलियों से भूनने का काम करे, तो उसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। राजनीति हमेशा मुद्दों पे होनी चाहिए, विचारों पे होनी चाहिए, आपके विजन पे होनी चाहिए, किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के दामाद ने आज कहा है कि देश के अंदर जो है हिंदू मुसलमान है, देश बहुत कमजोर है, इसलिए प्रतिमा जी एक मिनट मैडम प्लीज। कांग्रेस के दामादों को इस तरीके से बोलते हुए अपनी बहन से पूछना चाहती हूँ। प्रतिमा जी प्लीज एक मिनट बोलिए, रमन जी जल्दी से। इनको पेशेंस नहीं है, ये ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई है। प्रतिमा जी प्लीज, आपने जो बात बोला ना वो सुन लिया ना, अब सुन रमन जी बोलिए जल्दी। दूसरी प्रवक्ता की उसमें चलती है, जो इनकी दूसरी प्रवक्ता है ना, बदतमीजी करना। रमन जी छोड़िए, आप बताइए क्या बोलना चाह रही है रमन जी, वो बोलिए। आप मुझे बताइए, शाहीन बानो जिसका इतना बड़ा प्रकरण था, उसको इन्होंने सुलझाने का काम नहीं किया, बल्कि उलझाने का काम करा। हम ट्रिपल तलाक लेकर के आए, उस समय भी इन्होंने हल्ला मचाया कि हम एक विशेष धर्म की महिलाओं के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। आज वो महिलाएं खुश हैं इस देश के अंदर। वही बात है ना, योजनाओं के एक्सेप्टेंस और कानून के एक्सेप्टेंस को लेकर ही बात है। मुफ्ती साहब के पास में कम गया हूं, इसीलिए मुफ्ती साहब एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी जल्दी सर, 10 सेकंड है हमारे पास, आप भी बता दीजिए अब आगे की राह भारत की राजनीति में यूसीसी की क्या होने वाली है और वक्त को कितना सफल मानेंगे आप, मुफ्ती साहब? हाँ, देखिए, मैं वाजे करना चाहता हूँ स्पष्ट कि देश प्रगति की ओर है। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के ये सरकार चल रही है। केंद्र की सरकार हो या हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हो, ठीक, सब वर्गों का विकास हो रहा है। मदरसों के अंदर आधुनिकीकरण हो रहा है,
वो मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से काट के उन्हें वोट बैंक अरे बनाया। भाई साहब, ओके। आज मुसलमान वोट बैंक की धारणा से बाहर निकलना है। वक्फ संपत्ति को जिन्होंने बर्बाद किया ओके। अपने चहेतों को बना करके, ओके। उनका आज उनका कल्याण हो रहा है। नहीं, वो तो खैर होते हैं, जो भी कानून योजनाएं होते हैं वो डिबेटेबल होते हैं। वक्त का अभाव है, आप तीनों से क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया भी करते हैं। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और इस चर्चा में शामिल हुए। तो देखिए, वक्त के बाद क्या बारी यूसीसी की है? उत्तराखंड में हो चुका है, क्या अब देश में होगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं, उसमें उपलब्धियां भी हैं, निशाना भी है। अब इसमें कब, कैसे, क्या चीजें समाहित होती हैं और निकल कर आती है, इसी पर जनता की निगाह भी है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।